नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आर्य कौन थे और वे भारत में कहां से आए? इतिहास में आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सभ्य और सम्मानित व्यक्ति। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो एक विशेष भाषा, संस्कृति और जीवन शैली का पालन करते थे। आर्यों का उल्लेख सबसे अधिक ऋग्वेद में मिलता है, जो भारत का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में आए और धीरे धीरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में बस गए। हालांकि आर्यों की उत्पत्ति को लेकर आज भी विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। इस विषय पर आज भी शोध और चर्चा जारी है, लेकिन इतना निश्चित है कि आर्यों ने भारतीय समाज, धर्म, भाषा और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्यों की उत्पत्ति, उनका जीवन और इतिहास का बड़ा रहस्य। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने आर्यों के बारे में कई महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं। माना जाता है कि आर्य लोग एक विशेष भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए थे। उनके जीवन का आधार मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन था। आर्यों ने वैदिक साहित्य की रचना की, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं। इन ग्रंथों से हमें उस समय के समाज, धर्म, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके साथ ही आर्यों की उत्पत्ति को लेकर इतिहास में कई मत और सिद्धांत मिलते हैं, जिन पर आज भी विद्वानों के बीच चर्चा होती रहती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य बाहर से भारत आए, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका विकास यहीं भारत में हुआ। इसीलिए आर्यों का इतिहास केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत की संस्कृति, समाज और सभ्यता के विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सम्मानित या कुलीन व्यक्ति। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग किसी जाति या नस्ल के लिए नहीं, बल्कि उच्च आचरण, अच्छे संस्कार और सभ्य व्यवहार वाले लोगों के लिए किया जाता था। वैदिक साहित्य में आर्य उन लोगों को कहा गया है जो सत्य, धर्म और नैतिक मूल्यों का पालन करते थे तथा समाज में आदर्श जीवन जीते थे। समय के साथ ये शब्द एक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बन गया, जो भाषा, परंपराओं और जीवन शैली से जुड़ा हुआ था। इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि आर्य केवल एक समुदाय नहीं था, बल्कि एक ऐसी जीवन पद्धति और सांस्कृतिक परंपरा का नाम था जिसने प्राचीन भारतीय समाज, धर्म और विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। प्राचीन ग्रंथों में आर्य शब्द का उपयोग सभ्य, संस्कारी और सदाचारी लोगों के लिए किया गया है। वैदिक साहित्य, विशेष रूप से ऋग्वेद में आर्य शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो सत्य, धर्म और नैतिक मूल्यों का पालन करते थे। उस समय समाज में व्यक्ति की पहचान उसके आचरण, व्यवहार और संस्कृति से होती थी। इसलिए जो लोग नियमों का पालन करते थे, सम्मानजनक जीवन जीते थे और समाज में शांति व व्यवस्था बनाए रखते थे, उन्हें आर्य कहा जाता था। इस प्रकार आर्य शब्द केवल किसी जाति या समूह को दर्शाने वाला नहीं था, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और नैतिक पहचान का प्रतीक था। आर्य समाज में शिक्षा, धर्म, यज्ञ, प्रकृति की पूजा और सामाजिक नियमों का विशेष महत्व था। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में आर्यों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहासकारों ने आर्यों की उत्पत्ति के बारे में कई अलग-अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इसका कारण ये है कि प्राचीन काल के स्पष्ट और निश्चित प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। इसलिए विद्वान उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों, भाषाई समानताओं और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर अपने अपने विचार रखते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, जबकि अन्य विद्वान ये तर्क देते हैं कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और यहीं से उनकी संस्कृति का विकास हुआ। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं ने यूरोप और अन्य क्षेत्रों को भी आर्यों की उत्पत्ति से जोड़ने की कोशिश की है। इसी कारण आर्यों की उत्पत्ति का प्रश्न आज भी इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में बहस और शोध का विषय बना हुआ है। नए नए शोध, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन और पुरातात्विक खोजें इस विषय को समझने में लगातार मदद कर रही हैं, लेकिन अब तक इस पर पूरी तरह से सभी इतिहासकारों की एकमत राय नहीं बन पाई है।
मध्य एशिया सिद्धांत के अनुसार आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया के विस्तृत घास के मैदानों में हुई थी। इस सिद्धांत को कई यूरोपीय और भारतीय इतिहासकारों ने समर्थन दिया है। उनके अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश किए। माना जाता है कि वे ईरान और अफगानिस्तान के मार्ग से होकर सिंधु और सरस्वती नदी के क्षेत्रों तक पहुंचे और फिर धीरे धीरे उत्तर भारत के अन्य भागों में फैल गए। इस सिद्धांत के समर्थन में इतिहासकार भाषाई समानताओं, पुरातात्विक प्रमाणों और सांस्कृतिक परंपराओं का उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा और यूरोप तथा ईरान की कई प्राचीन भाषाओं में कई शब्द और व्याकरणिक समानताएं पाई जाती हैं। इसी आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन भाषाओं का मूल किसी एक प्राचीन भाषा से जुड़ा हो सकता है, जो संभवतः मध्य एशिया के क्षेत्र में विकसित हुई थी। इसलिए मध्य एशिया सिद्धांत को आर्यों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों में से एक माना जाता है। स्वदेशी सिद्धांत के अनुसार आर्य किसी बाहरी क्षेत्र से भारत नहीं आए थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे और उनकी संस्कृति का विकास यहीं हुआ था। इस सिद्धांत के समर्थक विद्वानों का मानना है कि वैदिक संस्कृति और सभ्यता का उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ और यहीं से इसका विस्तार हुआ। वे यह तर्क देते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेष रूप से वेदों में कहीं भी आर्यों के बाहर से भारत आने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ विद्वान सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच समानताओं की ओर भी ध्यान दिलाते हैं और मानते हैं कि दोनों के बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध रहा होगा। स्वदेशी सिद्धांत के अनुसार आर्य और उनकी संस्कृति भारत की प्राचीन परंपरा का ही हिस्सा थे, जो समय के साथ विकसित होकर आगे बढ़ी। हालांकि इस विषय पर इतिहासकारों के बीच अभी भी अलग अलग मत हैं और इस पर शोध व चर्चा लगातार जारी है। यूरोप सिद्धांत के अनुसार कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों का मूल स्थान यूरोप के कुछ भाग, विशेष रूप से उत्तरी या पूर्वी यूरोप के क्षेत्र थे। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि यूरोप और भारत की प्राचीन भाषाओं में कई समानताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और अन्य यूरोपीय भाषाओं में कई शब्द और व्याकरणिक संरचनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इन समानताओं के आधार पर भाषाविदों ने यह अनुमान लगाया कि इन सभी भाषाओं का संबंध एक ही प्राचीन भाषा परिवार से रहा होगा, जिसे आज इंडो यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य लोग यूरोप के कुछ क्षेत्रों से धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़े और अंततः भारत तक पहुंचे। हालांकि यह विचार सभी इतिहासकारों द्वारा पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए आर्यों की उत्पत्ति का प्रश्न आज भी इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में शोध और बहस का विषय बना हुआ है। आज भी ये विषय इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि आर्यों की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट और निर्णायक प्रमाण अभी तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुए हैं। विभिन्न इतिहासकार, पुरातत्वविद और भाषाविद अपने अपने शोध, पुरातात्विक साक्ष्यों, प्राचीन ग्रंथों और भाषाई समानताओं के आधार पर अलग अलग निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। समय समय पर नई पुरातात्विक खोजें, डीएनए अनुसंधान और भाषा वैज्ञानिक अध्ययन इस विषय को समझने में नई जानकारी प्रदान करते हैं। फिर भी आर्यों की उत्पत्ति के बारे में सभी विद्वानों की एक समान राय नहीं बन पाई है। इसलिए ये विषय इतिहास के सबसे रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक माना जाता है, जिस पर आज भी लगातार शोध और चर्चा जारी है। आर्यों का जीवन मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित था। वे अपने जीवन यापन के लिए खेती करते थे और विभिन्न प्रकार के पशु पालते थे, जिनमें गाय, घोड़े, बैल और भेड़ बकरियां प्रमुख थीं। उस समय गाय को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता था, क्योंकि उससे दूध, घी और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती थीं। कृषि के लिए बैलों का उपयोग हल चलाने में किया जाता था, जिससे खेती करना आसान हो जाता था। आर्य लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते थे और नदियों, वर्षा, अग्नि और सूर्य जैसी प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। उनका जीवन सरल और परिश्रमी था, जिसमें परिवार और समाज का विशेष महत्व था। धीरे धीरे आर्यों ने स्थायी बस्तियां बसाईं, खेती को विकसित किया और समाज में आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था को संगठित रूप दिया। उनकी मुख्य विशेषताएं। आर्यों के जीवन और समाज में कई ऐसी विशेषताएं थीं जिन्होंने उनकी संस्कृति और जीवन शैली को विशिष्ट बनाया। वे सामान्यतः सरल, परिश्रमी और प्रकृति के निकट जीवन जीने वाले लोग थे।
उनके समाज में परिवार और कबीलाई संगठन का बहुत महत्व था, जहां बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। आर्य लोग धर्म और यज्ञ को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे और इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य जैसे देवताओं की पूजा करते थे। इसके अलावा आर्यों में वीरता, अतिथि सत्कार और सत्यनिष्ठा जैसे गुणों को बहुत महत्व दिया जाता था। वे शिक्षा, ज्ञान और परंपराओं को भी महत्व देते थे, जिसके कारण वैदिक साहित्य और धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ। इन विशेषताओं के कारण आर्य समाज ने प्राचीन भारत की संस्कृति, धर्म और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। आर्य समाज में गाय को अत्यंत पवित्र और उपयोगी पशु माना जाता था। उस समय लोगों का जीवन मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित था, इसलिए गाय उनके लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। गाय से दूध, दही, घी और अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त होते थे, जो लोगों के भोजन का प्रमुख हिस्सा थे। इसके अलावा कृषि कार्यों में बैलों का उपयोग हल चलाने और सामान ढोने के लिए किया जाता था। वैदिक काल में गाय को समृद्धि और धन का प्रतीक भी माना जाता था। कई बार लोगों की संपत्ति का आकलन उनके पास मौजूद गायों की संख्या से किया जाता था। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में गाय की रक्षा और उसके महत्व का विशेष उल्लेख मिलता है। इस प्रकार गाय केवल एक पशु नहीं थी, बल्कि आर्य समाज के आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार भी थी। समाज में परिवार व्यवस्था मजबूत थी। आर्य समाज में परिवार को सामाजिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता था। परिवार आमतौर पर संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित होते थे, जहां एक ही घर में कई पीढ़ियां साथ रहती थीं। परिवार का मुखिया प्रायः सबसे वरिष्ठ पुरुष होता था, जिसे गृहपति कहा जाता था, और वही परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करते थे और सामूहिक रूप से जीवन यापन करते थे। परिवार में बुजुर्गों का विशेष सम्मान किया जाता था और बच्चों को बचपन से ही नैतिक मूल्य, परंपराएं और सामाजिक नियम सिखाए जाते थे। महिलाओं की भी परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, विशेषकर घर के संचालन और धार्मिक कार्यों में। इस प्रकार मजबूत परिवार व्यवस्था ने आर्य समाज को संगठित, स्थिर और अनुशासित बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे वैदिक धर्म का पालन करते थे। आर्य समाज का धार्मिक जीवन मुख्य रूप से वैदिक धर्म पर आधारित था, जिसका उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। इस धर्म में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवता के रूप में माना जाता था, जैसे इंद्र, वर्षा के देवता, अग्नि, अग्नि के देवता, वरुण, जल के देवता और सूर्य। आर्य लोग इन देवताओं की पूजा यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से करते थे। वैदिक धर्म में यज्ञ और हवन का विशेष महत्व था, जिनके माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने और समाज की सुख समृद्धि की कामना की जाती थी। इसके साथ ही सत्य, धर्म, कर्तव्य और नैतिक आचरण को भी बहुत महत्व दिया जाता था। इस प्रकार वैदिक धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आर्यों के दैनिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा था। आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था। वैदिक काल में आर्य समाज को कार्य और जिम्मेदारियों के आधार पर 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित किया गया था। यह व्यवस्था समाज को व्यवस्थित और संगठित बनाने के लिए विकसित हुई थी। इन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य शिक्षा देना, वेदों का अध्ययन और धार्मिक अनुष्ठान करना था। क्षत्रिय समाज की रक्षा और शासन व्यवस्था को संभालने के लिए जिम्मेदार थे। वैश्य लोग व्यापार, कृषि और पशुपालन जैसे आर्थिक कार्यों में लगे रहते थे, जबकि शूद्र समाज के अन्य वर्गों की सेवा और विभिन्न प्रकार के श्रम कार्य करते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था मुख्य रूप से व्यक्ति के कर्म और योग्यता पर आधारित मानी जाती थी। बाद के समय में धीरे धीरे ये व्यवस्था अधिक कठोर होती गई और समाज में स्थायी रूप लेती चली गई। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था ने प्राचीन भारतीय समाज की सामाजिक संरचना और कार्य विभाजन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्राह्मण। आर्य समाज में ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था, क्योंकि उनका मुख्य कार्य ज्ञान, शिक्षा और धर्म से संबंधित कार्यों को संभालना था। वे वेदों का अध्ययन करते थे और समाज के अन्य लोगों को भी शिक्षा देते थे। ब्राह्मण यज्ञ, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते थे तथा लोगों को धर्म, नैतिकता और जीवन के सही मार्ग के बारे में मार्गदर्शन देते थे। समाज में ब्राह्मणों को ज्ञान और विद्वत्ता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। वे केवल धार्मिक कार्य ही नहीं करते थे, बल्कि राजा और शासकों को भी महत्वपूर्ण निर्णयों में सलाह देते थे। इस प्रकार ब्राह्मण वर्ग ने प्राचीन भारतीय समाज में धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्षत्रिय।
आर्य समाज में क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य शासन और समाज की रक्षा करना था। इस वर्ग में राजा, योद्धा और सैनिक शामिल होते थे, जो राज्य की सुरक्षा, प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। क्षत्रियों को युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र चलाने और नेतृत्व करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वे अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सकें। क्षत्रिय केवल युद्ध करने वाले ही नहीं थे, बल्कि वे न्यायपूर्ण शासन और प्रजा के कल्याण के लिए भी जिम्मेदार माने जाते थे। राजा का कर्तव्य था कि वो राज्य में शांति, व्यवस्था और समृद्धि बनाए रखे। इसी कारण समाज में क्षत्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इस प्रकार क्षत्रिय वर्ग ने प्राचीन भारतीय समाज में राजनीतिक व्यवस्था और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्य। आर्य समाज में वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना था। इस वर्ग के लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार से जुड़े होते थे। वे अनाज, पशु, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते थे तथा उनका लेन देन और व्यापार भी करते थे। इस प्रकार वैश्य वर्ग समाज की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वैश्य लोग बाजारों और व्यापारिक मार्गों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जिससे समाज में समृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता था। इसके अलावा वे कर, टैक्स देकर राज्य की आय में भी योगदान करते थे। इसलिए प्राचीन भारतीय समाज में वैश्य वर्ग को आर्थिक जीवन का आधार माना जाता था, जिसने कृषि और व्यापार के माध्यम से समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शूद्र। आर्य समाज में शूद्र वर्ण को समाज के अन्य 3 वर्णों की सेवा और श्रम से जुड़े कार्यों के लिए जाना जाता था। इस वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के शारीरिक श्रम, कारीगरी और दैनिक आवश्यक कार्य करते थे, जिससे समाज की सामान्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती थी। वे कृषि कार्यों में सहायता करते थे, निर्माण कार्य करते थे और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करते थे। हालांकि समाज में उनका स्थान अन्य वर्णों की तुलना में नीचे माना जाता था, फिर भी उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनके बिना समाज की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां पूरी तरह संचालित नहीं हो सकती थी। समय के साथ शूद्रों की स्थिति में कई परिवर्तन आए, लेकिन प्रारंभिक समाज में वे श्रम और सेवा से जुड़े कार्यों के माध्यम से समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। यह व्यवस्था धीरे धीरे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। समय के साथ यह वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज की एक स्थायी सामाजिक संरचना बनती चली गई। प्रारंभ में यह व्यवस्था मुख्य रूप से कार्य विभाजन और जिम्मेदारियों के आधार पर विकसित हुई थी, ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से हो सके। प्रत्येक वर्ण की अपनी अपनी भूमिका और कर्तव्य थे, जिनके माध्यम से समाज के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाता था। धीरे धीरे यह व्यवस्था समाज की परंपराओं और सामाजिक नियमों का हिस्सा बन गई। लोगों के जीवन, उनके पेशों और सामाजिक संबंधों पर इसका प्रभाव बढ़ने लगा। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था ने प्राचीन भारतीय समाज की सामाजिक संरचना, कार्य विभाजन और जीवन शैली को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लंबे समय तक समाज के संगठन का आधार बनी रही। जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करना शुरू किया, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र था। यह क्षेत्र आज के पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम भारत के भागों में माना जाता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि, पर्याप्त जल स्रोत और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि और पशुपालन के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ थीं। इसी कारण आर्य लोगों ने इस क्षेत्र में अपनी प्रारंभिक बस्तियां बसाईं और धीरे धीरे यहाँ उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन विकसित होने लगा। समय के साथ जनसंख्या बढ़ने और नए संसाधनों की खोज के कारण आर्य लोग आगे बढ़कर गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदानों की ओर फैलने लगे। इन क्षेत्रों की भूमि भी खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त थी, इसलिए यहाँ भी उन्होंने स्थायी बस्तियां बसाईं। धीरे धीरे इन बस्तियों का विकास होकर गांव, जनपद और छोटे छोटे राज्य बनने लगे। इस प्रकार आर्यों के विस्तार ने उत्तर भारत में कृषि, समाज और राजनीतिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी, जिसे वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। इसी भाषा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों की रचना की गई। वैदिक संस्कृत उस समय की धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम थी। इस भाषा के माध्यम से आर्यों ने अपने विचार, परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक नियमों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा।
संस्कृत भाषा अपनी शुद्धता, व्याकरणिक संरचना और समृद्ध शब्दावली के लिए प्रसिद्ध रही है। आगे चलकर महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण को व्यवस्थित रूप दिया, जिससे ये भाषा और अधिक सुसंगठित हो गई। संस्कृत का प्रभाव बाद में विकसित होने वाली कई भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती और अन्य भाषाओं पर भी पड़ा। यही कारण है कि संस्कृत को भारत की सबसे प्राचीन, समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक माना जाता है, जिसने भारतीय संस्कृति, साहित्य और ज्ञान परंपरा को गहराई से प्रभावित किया। आर्य लोग प्रकृति की शक्तियों को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। उनके धार्मिक जीवन में प्रकृति का विशेष स्थान था, इसलिए वे वर्षा, अग्नि, सूर्य, वायु और जल जैसी प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में सम्मान देते थे। आर्य समाज में इंद्र को वर्षा और युद्ध के देवता, अग्नि को यज्ञ का देवता, वरुण को जल और नैतिक व्यवस्था का देवता, सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत तथा वायु को जीवन की शक्ति माना जाता था। इन देवताओं की स्तुति और प्रार्थना वैदिक मंत्रों के माध्यम से की जाती थी। धार्मिक अनुष्ठानों में यज्ञ और हवन का विशेष महत्व था। यज्ञ के दौरान अग्नि में घी, अनाज और अन्य पवित्र वस्तुएं अर्पित की जाती थीं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। आर्यों का विश्वास था कि इन अनुष्ठानों से देवता प्रसन्न होते हैं और समाज में वर्षा, समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आर्यों का धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उनके सामाजिक जीवन, नैतिक मूल्यों और प्रकृति के प्रति सम्मान को भी दर्शाता था। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था भी काफी संगठित और व्यवस्थित थी। उनके समाज में शासन की एक स्पष्ट व्यवस्था दिखाई देती है, जिसमें राजा का महत्वपूर्ण स्थान होता था। राजा का मुख्य कार्य राज्य की रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्रजा की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करना था। युद्ध के समय राजा सेना का नेतृत्व करता था और शांति के समय प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था को संभालता था। राजा को शासन चलाने में सहायता देने के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं भी मौजूद थीं। सभा में प्रायः अनुभवी और प्रतिष्ठित लोग शामिल होते थे, जो महत्वपूर्ण मामलों पर राजा को सलाह देते थे। वहीं समिति को अपेक्षाकृत व्यापक संस्था माना जाता था, जिसमें समाज के अधिक लोगों की भागीदारी होती थी। इन संस्थाओं में राज्य के महत्वपूर्ण विषयों जैसे युद्ध, शांति, प्रशासन और सामाजिक नियमों पर विचार विमर्श किया जाता था। इस प्रकार आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था में राजा के साथ साथ सामूहिक सलाह और सहभागिता का भी महत्वपूर्ण स्थान था, जिससे शासन अधिक संतुलित और संगठित बनता था। आर्यों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्राचीन भारत में ज्ञान, धर्म और साहित्य की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया। आर्यों द्वारा रचित वेद केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं थे, बल्कि उनमें उस समय के समाज, प्रकृति, विचारधारा और जीवन शैली का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय समाज के धार्मिक विश्वासों, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा आर्यों ने संस्कृत भाषा को विकसित किया, जो आगे चलकर भारतीय साहित्य, दर्शन और ज्ञान परंपरा की प्रमुख भाषा बन गई। आर्यों की धार्मिक मान्यताओं, यज्ञ परंपरा, नैतिक मूल्यों और सामाजिक व्यवस्थाओं ने भारतीय संस्कृति की नींव को मजबूत किया। उनके विचारों का प्रभाव आगे चलकर उपनिषद, पुराण और विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में भी दिखाई देता है। इस प्रकार आर्यों की संस्कृति और विचारधारा ने भारतीय समाज, धर्म और दर्शन के विकास को गहराई से प्रभावित किया और भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आर्य कौन थे, उनकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, उनका जीवन, समाज, धर्म, भाषा और भारतीय सभ्यता में उनका योगदान क्या था। इतिहास में आर्यों की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य और शोध का विषय बनी हुई है, लेकिन ये निश्चित है कि आर्यों ने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इतिहास, संस्कृति और ज्ञान से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।